हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन में। दोस्तों, हम बात करेंगे आपसे आज यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की, जिसमें हम पढ़ेंगे आज जियोग्राफी का लेक्चर 1 भारत का भौतिक भूगोल। हाँ तो दोस्तों, हम बात करेंगे भारत का भौतिक भूगोल, जिसे हम आज पढ़ेंगे नदियाँ। भारत नदियों का देश है। भारत के आर्थिक विकास में देश की नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियां यहाँ प्राचीन काल से ही मानव के जीविका का साधन रही हैं। उत्पत्ति के आधार पर भारत की नदियों का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया गया है, हिमालय की नदियाँ और पर्यायद्वीपीय नदियाँ। दोस्तों, हिमालय की नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं उन्हें हम हिमालय की नदी बोलते हैं। दोस्तों, हम एक बार बात कर लेते हैं पर्यायद्वीपीय नदियों की। दोस्तों, ये हमारा भारत का कुछ इस तरीके से नक्शा जो पर्यायद्वीपीय कहलाता है, और यहाँ से निकलने वाली नदियों को हम पर्यायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। दोस्तों, पर्यायद्वीपीय किसे कहते हैं? पर्यायद्वीपीय वह हिस्सा है जो तीनों तरफ जल से घिरा हुआ हिस्सा होता है। जो स्थल मंडल होता है वो तीनों तरफ जल से घिर जाता है, उसे हम पर्यायद्वीपीय कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियों को प्रमुख 3 नदी तंत्रों में बांटा गया है। एक सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हम तीनों को विस्तार से आगे पढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों, बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। दोस्तों, हम समझ लेते हैं एक बार सिंधु नदी तंत्र। ये दोस्तों कुछ इस प्रकार रहता है, और तिब्बत के पास में बिल्कुल है मानसरोवर झील। कौन सी है? ये मानसरोवर झील यहाँ पे है, और इसी के बिल्कुल निकट में वोखरचू ग्लेशियर से निकलती है अपनी सिंध, और ये जाते जाते प्रवेश करती है कहाँ? भारत के किस में? लेह में प्रवेश करती है। भारत में लेह में प्रवेश करती है, फिर ये आते आते पाकिस्तान में फिर आके मिल जाती है, और बाद में ये अरब सागर में गिर जाती है। दोस्तों, हमारी सिंधु नदी कहाँ निकली? तिब्बत के पास मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? वोखरचू ग्लेशियर। वोखरचू से ग्लेशियर से निकलती है, कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। भारत में कहाँ प्रवेश करती है? भारत में लेह में प्रवेश करती है। दोस्तों, आइए अब पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, पंचनद शामिल हैं। दोस्तों, 5 नदियाँ शामिल हैं। इसकी सहायक नदियाँ इसीलिए से पंचनद नाम दिया गया है। सिंध तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट वोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। यह 2880 किलोमीटर लंबी है। विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, भारत में सिंध की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 1114 किलोमीटर। दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। दोस्तों, सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, और सबसे लंबी नदी भी यही है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हो जाएगी सिंधु। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ की। पहले बात करेंगे झेलम। यह सिंधु की सहायक नदी है, जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजा पर्वत की पदस्थली में वेरी नाग झरने से निकलकर 212 किलोमीटर लंबी उत्तर पश्चिम दिशा में प्रभावित होते हुए वूलर झील में मिल जाती है। दोस्तों, कौन सा झरना है? वेरी नाग झरने से निकलकर 212 किलोमीटर लंबी उत्तर पश्चिम दिशा में प्रभावित होते हुए कहाँ मिलती है? ये वूलर झील में मिल जाती है। अगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा झेलम। क्या होगा दोस्तों? झेलम। इसकी सहायक नदी किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की। और इसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। किसको? किशनगंगा को। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की। हाँ तो दोस्तों, बात करते हैं दूसरी चेनाब नदी की। यह सिंधु की विशालतम सहायक नदी है। यह चंद्र और भागा नामक
दो नदियों के रूप में निकलती है। दोनों नदियां मिलकर चेनाब कहलाती हैं। दोस्तों, चंद्र और भागा नामक दो नदियां क्या कहलाती हैं? चेनाब कहलाती हैं। दोस्तों, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि सिंधु की विशालतम सहायक नदी कौन सी है? तो आंसर होगा चेनाब। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे तीसरी नदी की तरफ। रावी नदी, इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। दोस्तों, चेनाब की लंबाई कितनी थी? 1180 थी। और रावी की कितनी है? 725 है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं चौथी की तरफ। व्यास नदी, यह सतलज की सहायक नदी है। इसका उद्गम कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप कुंड से होता है। कपूरथला के निकट हरी के नाम के स्थान पर सिंध से मिल जाती है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। तो ब्यास की लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर है। ब्यास किसकी सहायक नदी है? सतलज की सहायक नदी है। ये बाद में जाके सतलज में मिल जाती है। सतलज नदी यह मानसरोवर झील के समीप स्थित रक्सताल झील से निकलती है। शिवकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों, यह मानसरोवर झील के समीप स्थित एक रक्सताल झील है, वहाँ से निकलती है। और भारत में ये कहाँ प्रवेश करती है? तो शिवकिला दर्रे के पास से ये प्रवेश करती है। यह एकमात्र नदी है जो हिमालय के 3 भागों को काटती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय के 3 भागों को काटती है? तो आंसर होगा सतलज नदी। भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 1050 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, अब हम गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की। दोस्तों, जैसे गंगा नदी तंत्र की बात आती है तो हमारे ख्याल आता है कि ये सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर तक ये फैली, और सबसे ज़्यादा ये कहाँ फैली है? यूपी में फैली हुई है। तो दोस्तों, एक यहाँ से एक निकलती है अपनी अलकनंदा निकलती है। दूसरी एक इधर से आती है भागीरथी आती है। दोस्तों, जब यहाँ पे ये दोनों मिलती हैं तब इस जगह का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है दोस्तों? देवप्रयाग। और यहीं पे इसका क्या नाम दिया जाता है? गंगा। इसको नाम दिया जाता है गंगा। और दोस्तों, ये चलती रहती, बांग्लादेश में जाती है। इनको बांग्लादेश में भी इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। और ये जब विलीन होती है, विलीन होने से पहले जब इसमें ब्रह्मपुत्र आके मिल जाती, तब इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। गंगा नदी भागीरथी व अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है, जो देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? जब ये दोनों मिल जाती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, तब ये कहलाती है गंगा कहलाती है। गंगा नदी का मुख्य स्रोत उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सी नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन क्या होगा? गंगा नदी। दोस्तों, गंगा नदी की भारत में लंबाई 2525 किलोमीटर है। दोस्तों, हम इसकी सहायक नदी की बात कर लेते हैं। रामगंगा नदी, यह नदी गैरसैंण के निकट कुमाऊं हिमालय में स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी की लंबाई 600 किलोमीटर। खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो खोन किसकी सहायक नदी है? रामगंगा की। और रामगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों शारदा नदी की। शारदा नदी, यह नदी नेपाल के हिमालय में स्थित मिलाम हिमनद से गौरी गंगा के नाम से निकलती है, जो भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, तीसरी नदी की बात करते हैं, गंडक।
ये धौलागिरी एवं एवरेस्ट पर्वत के बीच नेपाल हिमालय से निकलती है। ये नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है, ऐसी कौन सी नदी है जो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन होगा गंडक नदी। अच्छा दोस्तों, यह पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। दोस्तों कहाँ मिलती है? ये सोनपुर में मिलती है। गंगा से सोनपुर में मिलती है और इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। बात करते हैं कोसी नदी की। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में एक है। ये 7 नदियों से मिलकर बनती है। यह नदी 730 किलोमीटर लंबी है। मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा, यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दोस्तों सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन कोसी। किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का शोक, ऐसी कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? सीधे क्वेश्चन उठेगा, आपका आंसर होगा कोसी नदी। महानंदा नदी, यह नदी बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है तथा सिल्लीगुड़ी के समीप गंगा में मिल जाती है। दोस्तों कैन नदी, यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी के तट पर चित्रकूट स्थित है। दोस्तों कुछ नहीं है, आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बस कुछ समझाने के लिए है नहीं, आप एक दो बार रीडिंग करेंगे आपके समझ में आ जाएगा सब कुछ। सोन नदी, यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक के पठार में नर्मदा के उद्गम स्थान के निकट से निकलती है। इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। दोस्तों क्वेश्चन साफ साफ उठेगा यहाँ से, कई बार पूछा भी जा चुका है कि स्वर्ण नदी कौन सी नदी को कहा जाता है? सोन नदी को। हार्ड करेगा किस लिए कहा जाता है, कथन निष्कर्ष दे सकता है, तो सीधे होगा कि इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी दामोदर सहायक नदी की। यह पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में भ्रंश घाटी में प्रभावित होने वाली नदी है। इसकी लंबाई 541 मील है। 541 मील है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। दोस्तों कोसी नदी जो थी उसे क्या बोलते थे? बिहार का शोक। कंफ्यूज नहीं होना है। कोसी नदी पड़ी थी वो क्या था? बिहार का, उसे बिहार का शोक। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? बंगाल का शोक किसे? तो ये क्या हो जाएगा? दामोदर, दामोदर नदी। अच्छा दोस्तों हमने और पढ़ी थी एक स्वर्ण नदी। स्वर्ण नदी जैसे ही आएगा वैसे ही आप समझ जाओ, सोन मतलब सोना तो स्वर्ण, ठीक है ना? इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सीधी सीधी बात हो गई क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वराकर, जमुनिया तथा वर्की इसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये दामोदर की सहायक नदी हैं। और दामोदर किसकी सहायक नदी है? गंगा की। चलो दोस्तों बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी यह गंगा की सबसे लंबी व सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि गंगा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हो जाएगी अपनी यमुना। यमुना हो जाएगी। सबसे पश्चिमी सहायक नदी है जो बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह गंगा के समांतर प्रभावित होती हुई प्रयाग, जो पहले इलाहाबाद था अब प्रयाग है, में गंगा से मिल जाती है। दोस्तों कहाँ मिलती है? प्रयाग में मिलती है, जो पहले इलाहाबाद था। यमुना की लंबाई 1370 किलोमीटर है। दोस्तों लंबाई आपको ध्यान रखना है, 1370 किलोमीटर है। दोस्तों ये जो है अपनी नदी है ये समांतर बहती है किसके? गंगा के। और कहाँ मिलती जाके? ये आपके प्रयाग में, जो इलाहाबाद था पहले वाला, वहीं जाकर ये मिल जाती है। दोस्तों बात करते हैं चंबल नदी। यह मध्य प्रदेश के महू के समीप स्थित मालवा पठार से निकलती है। अंत में इटावा के समीप यमुना से मिल जाती है। यह अपनी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि की भीड़ कहा जाता है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। बनास, मेज, पार्वती व छिप्रा, सॉरी यहाँ छिप्रा नहीं होगा, यहाँ पे सिप्रा होगा। सिप्रा इसकी सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र
9,900 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। इसका अफवाह तंत्र 3 देशों में फैला है। क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है, ऐसी कौन सी नदी है जिसका अफवाह तंत्र 3 देशों में फैला है? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए दोस्तों, कौन कौन से देश हैं? तिब्बत, जो चीन वाला, भारत, बांग्लादेश में विस्तृत है। भारत में यह 1346 किलोमीटर लंबाई में प्रभावित है। दोस्तों यह ध्यान रखना है, भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका अफवाह तंत्र कितना है? तो 1346 किलोमीटर लंबाई को प्रभावित करती है। ये कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट चयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को ज़्यादा हिस्सा तिब्बत में है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र है उसे सांगपो के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा तिब्बत। कौन सा तिब्बत? चीन वाला तिब्बत। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र का सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ है? तो आंसर लगाएंगे तिब्बत में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसकी 2 सहायक नदियां हैं, दिबांग व लोहित, जिनके मिलने से इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है। ब्रह्मपुत्र में तिस्ता आदि नदियों से मिलकर अंत में पद्मा गंगा में जब मिल जाती है तब इसे क्या कहते हैं? पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब दोस्तों हम बात करेंगे, ये हमने हिमालय की नदी पढ़ ली, अब प्रायद्वीप की नदी जो हमने आपको बताई थी ये वाली, अब ये नदी हम पढ़ेंगे, ये जो यहाँ से निकलती हैं उन नदियों को हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ चौड़ी लगभग संतुलित व उथली घाटियों से होकर बहती हैं। चौड़ी होती हैं, कोई खास इनमें गहराई नहीं होती, उथली हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर प्रभावित होती हैं क्योंकि इनका मुख्य जल विभाजक पश्चिमी घाट है। दोस्तों ये जो नदियाँ होती हैं ये पश्चिमी घाट पे नहीं, इनका जो है पूर्व की ओर ज़्यादा प्रभावित होती हैं। ये नदियाँ 2 भागों में विभक्त होती हैं। एक तो ये जाएंगी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। इन्हीं आधार पे हम पढ़ेंगे कौन सी नदी अरब सागर में गिरने वाली होंगी, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर्णरेखा नदी। यह नदी रांची के दक्षिण पश्चिम पठार से निकलती है। यह वालासोर के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 395 किलोमीटर है। दोस्तों हम बात करेंगे महानदी। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहामा श्रेणी से समीप अमरकंटक पठार से निकलकर पूर्व में दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती हुई कंटक के निकट बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण करती है? तो हो जाएगी हमारी महानदी। ये जो है डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों बात करेंगे गोदावरी नदी की। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। क्वेश्चन पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी। आंसर हो जाएगा गोदावरी। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। इसका 44% लोग महाराष्ट्र में, 23% आंध्र प्रदेश में तथा 20% मध्य प्रदेश में पड़ता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित त्रयंबकेश्वर में इसका उद्गम स्थित है। तो दोस्तों हम अब बात करेंगे कृष्णा नदी की। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1400 किलोमीटर की दूरी तय प्रभावित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों ये दूसरी सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो क्या बताएंगे, क्या ऑप्शन होगा कि कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हम टिक करेंगे कृष्णा नदी पर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हम टिक करेंगे गोदावरी पर।
किस पे टिक करेंगे? गोदावरी पर। लंबाई उसकी कितनी थी गोदावरी की? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हम टिक करेंगे किस पर? गोदावरी पर। और अगर क्वेश्चन ये पूछता है दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तब हम टिक करेंगे गोदावरी पर। पॉइंट है, भूलना नहीं है, लिख लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी, यह कर्नाटका के कोडागु जिले में मैसूर पठार के दक्षिण भाग से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके कुल अपवाद क्षेत्र का 3% केरल में, 41% कर्नाटक में तथा 56% तमिलनाडु में पड़ता है। दोस्तों हम बात करते हैं पेनार नदी। यह कर्नाटक के कोलार जिले में नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अपवाद क्षेत्र कृष्णा व कावेरी के मध्य है। दोस्तों आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस इतनी सी बात याद रखो, नदी कहाँ से निकल रही है और कहाँ से गिर रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये हम पढ़ रहे हैं, वैसे भी क्रम वाइज पढ़ रहे हैं, कहाँ गिर रही है। ये नदियाँ जो हमने पढ़ी हैं ये सब बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। वेगई नदी, यह नदी तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले में स्थित वर्षानंद पहाड़ी से निकलकर मदुरै, रामनाथपुरम आदि जिलों से प्रभावित होते हुए मंडयम के पास पाक की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं पाक की खाड़ी की। किसकी दोस्तों? पाक की खाड़ी कहाँ है? तो दोस्तों ये कुछ इस तरह भारत और कुछ इस तरह श्रीलंका। तो यहाँ पे कौन सी है? पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी यहीं पर स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी, इस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार से होता है। दोस्तों कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का जो है अमरकंटक के पठार से होता है। यह 1312 किलोमीटर लंबी, इसके अफवाह का क्षेत्रफल 87% भाग मध्य प्रदेश, 11.5% गुजरात में तथा 1.5% महाराष्ट्र में पड़ता है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों क्वेश्चन आएगा अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन हमारा होगा नर्मदा नदी। ऊपर हम पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, अब हम पढ़ रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है दोस्तों? अरब सागर में गिरने वाली नदी की बात कर रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तापी या ताप्ती नदी, इसे दो नामों से जाना जाता है, तापी कह लो या ताप्ती कह दो। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्ताई नामक स्थान के निकट सतपुरा श्रेणी से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। ये खंबात की खाड़ी में मिलती है। दोस्तों कहाँ मिलती है? ये खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसके बेसिन का 72% भाग महाराष्ट्र, 15% मध्य प्रदेश व 6% गुजरात में स्थित है। इसकी सहायक नदी पूर्णा नदी है। तापी की सहायक नदी कौन सी है? पूर्णा नदी है। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं साबरमती नदी। ये पश्चिम दिशा में प्रभावित होने वाली नदियों में तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह 320 किलोमीटर लंबी है। माही नदी, इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से होता है। इसकी लंबाई 553 किलोमीटर है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात राज्य तक विस्तृत है। सोम व जाखम इसकी सहायक नदियाँ हैं। सोम व जाखम किसकी सहायक नदियाँ हैं? माही की। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। लूनी नदी, यह राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी में स्थित नांग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर की लंबाई में प्रभावित होने के पश्चात कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। दोस्तों लूनी नदी है अपनी, ये क्या है? ये राजस्थान के अजमेर ज़िले से निकलती है, लेकिन ये रास्ते में चलते चलते कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। ये अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच पाती और उससे पहले ये विलुप्त हो जाती है। दोस्तों सरस्वती, जवाई, सूखड़ी, लीडली इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे नदियों की घाटी।
तो दोस्तों हम समझ लेते हैं घाटी दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच गहरा होता है, उसे ही हम घाटी कहते हैं। कैसे दोस्तों, ये अपना हो गया, एक ये पहाड़ हो गया, एक ये पहाड़ हो गया, इसके बीच में खूब गहरा सा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? घाटी बोल देंगे। कि ये पहाड़ हो गया, एक ये हो गया, इसके बीच का जो इसे क्या बोलेंगे हम? घाटी बोलेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं। हिमालय समांतर श्रेणियों से निर्मित है। इन्हें कश्मीर की घाटी, दून की घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ, सुन के थोड़ा अच्छा लगा ना, कुल्लू मनाली घाटियाँ जो हिमाचल प्रदेश में भागीरथी घाटी गंगोत्री के समीप है, व मंदाकिनी घाटी ये केदारनाथ के समीप है, आदि अनेक घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान हैं, जहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाब श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। किसके दोस्तों? जो कुल्लू घाटी है अपनी, ये किसके बीच? पीर पंजाब और धौलाधार के मध्य में स्थित है। चलिए दोस्तों, नेलांग घाटी के मध्य उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट सुरम्य नेलांग घाटी है। भारत चीन सीमा के निकट सुरम्य नेलांग घाटी है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाब श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट सुरम्य नेलांग घाटी है। मरखा घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध घाटी है। मरखा घाटी जो है, लद्दाख जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है बना है, वो प्रसिद्ध घाटी है। समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के पीछे जूकू घाटी में स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर राज्य है नागालैंड के पीछे जूकू घाटी में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सांगला घाटी किन्नौर जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये चारों ओर एक पर्वतीय चोटियों में बसपा नदी से घिरा है। दोस्तों ये अपना जो सांगला है ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है स्थित है। इसके चारों ओर क्या है? पर्वत चोटियाँ हैं। पर्वत चोटियाँ कोई ऐसे इधर से ऐसे कर है ना, पर्वत चोटियाँ हैं। और एक इसके नदी से घिरा हुआ, एक इसके यूँ करके यूँ चारों तरफ नदी से घिरा हुआ। कौन सी? सांगला घाटी बोलेंगे इसको, सांगला घाटी है ना दोस्तों। युथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी। सिक्किम की राजधानी कौन सी है? गंगटोक। क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। यह रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों में अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। ये घाटी के हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। शांत घाटी दोस्तों अब हम बात करेंगे शांत घाटी या मौन घाटी। नाम से ही शांत घाटी या मौन घाटी बिल्कुल शांत है। केरल के पलक्कड़ पाल घाट जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। दोस्तों हमें बताइए नीलगिरी पहाड़ियाँ किस लिए प्रसिद्ध हैं? और दोस्तों अगला टॉपिक हमारा होगा भूजल संसाधन। इसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी है।